हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एजू हब पर। आज अपन जो है वो मुद्रास्फीति का जो लेक्चर अपन पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। और पहले जो लेक्चर में पढ़ लिया उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि अपन ने पहले ये पढ़ा कि मुद्रास्फीति जो है वो कहते किसे हैं। कि उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि मुद्रास्फीति में फिलिप्स का जो है अर्थशास्त्री फिलिप के अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के अंदर जो एक नकारात्मक संबंध होता है उसके बारे में। उसके बाद में मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ लिए थे अपन ने और लगभग 17 टाइप के प्रकार पढ़ लिए थे। लास्ट लेक्चर में अपन ये पढ़ा था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, पोस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो किसे कहते हैं। उसके अलावा अपन ने ये पढ़ा था कि आपके डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें और एक जो चीज़ बेस इफेक्ट या आधार प्रभाव अपन ने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। महंगाई का जो सूत्र है वो अपन ने देख लिया था। आज के लेक्चर में अपन ये पढ़ेंगे कि महंगाई जो है उसका मापन कैसे करते हैं, भाई मुद्रास्फीति को मापते कैसे हैं। अपने को ये कैसे पता लगता है कि भाई अभी वर्तमान में इतनी महंगाई दर है, तो उसका मापन करने के लिए कोई तो इंडेक्स होगा या फिर कोई तो ऐसी कोई बेस चीज़ होगी जिसके आधार पर ये मापन किया जाता है। तो एक तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुद्रास्फीति का जो मापन है वो प्रति माह किया जाता है, यानी हर महीने मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो दो चीज़ों पे, एक तो होलसेल रेट के ऊपर, जो एक तो जैसे अपने दुकानदार होते हैं जो रिटेलर होते हैं वो क्या है होलसेल रेट पे माल उठाते हैं, तो होलसेल रेट पे गणना की जाती है कि भाई होलसेल के ऊपर जो जितनी प्राइस है वस्तुओं की वो कितनी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है या बढ़ रही है। और एक है कि कंज्यूमर रेट पे, कि अपन क्रेता है, अपन जो आम आदमी है जो चीज़ें खरीदता है, तो वो जो चीज़ खरीदता है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो एक चीज़ आप ये मान के चलना कि आप जिस दुकानदार से चीज़ खरीदने जाते हो तो वो मान लो चीनी खरीदने गए आप, तो वो 40 रुपये किलो आपको चीनी दे रहा है, तो उसके 40 रुपये किलो थोड़ी पड़ रही है, उसके तो होलसेल रेट में, वो तो बल्क में खरीद रहा है, तो बल्क में खरीदता है तो उसके मान लो 35 रुपये किलो पड़ रही है वो। तो एक तो होलसेल रेट पे तो ये देखा जाता है कि 35 रुपये के उसके ऊपर जो पड़ रही है आज, वो एक महीने बाद में 35 से 37 रुपये बढ़ोतरी होगी। मान लो कि उस होलसेल रेट पे तो कितनी बढ़ रही है, और एक अपन लेने गए तो उसने 40 से 45 कर दी, तो अपने जो बढ़ोतरी है वो सीपीआई में देखा जाता है कंज्यूमर रेट पे। तो इसके लिए दो इंडेक्स जो है वो देखे जाते हैं, प्रति महीने जारी किया जाता है और दो इंडेक्स जारी किए जाते हैं। एक तो डब्ल्यूपीआई और एक आपका सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये दोनों अपन देखेंगे आज, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के अंदर जो डिफरेंस है उसको अपन देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में जो डिफरेंस है उसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो यही देखेंगे अपन कि इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है। डब्ल्यूपीआई को अपन बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो सीपीआई है उसको अपन बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वैसे तो आपको इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसी से समझ में आ गया होगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि होलसेल के ऊपर जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि कंज्यूमर लेवल पे, यानी जो अपन खरीदने जाते हैं, जो खरीदार खरीदने जाता है, जो आम आदमी, उसके ऊपर वस्तुओं में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसकी गणना कौन करता है? दूसरी चीज तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है आपका, जैसे अभी पीयूष गोयल जो है इसके मंत्री हैं, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसके अंदर एक आते हैं आपके ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ एडवाइजर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर ये ऑफिस है, कार्यालय है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय है। ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय आपके डब्ल्यूपीआई की गणना करता है, ध्यान रखना। आपकी सीपीआई की गणना कौन करता है? फिर सीपीआई की गणना एक आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसी के अंदर एक ऑफिस आता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस।
ये सारी चीज़ें आप ऐसे ध्यान मत रखना कि भाई मैं शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ। नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको अच्छे से देख लेना। मैं इसलिए यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ ताकि अपना टाइम जो है वो थोड़ा कम लगे। तो MOSPI जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कार्यक्रम और जो क्रियान्वयन मंत्रालय है उसी के अंडर में एक CSO आता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, वो CPI की गणना करता है। तो अपन ने ये देख लिया कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनकी गणना कौन करता है। तीसरी जो चीज अपन देखते हैं कि इसके प्रकार देखते हैं। तो आपका जो WPI है वो मेनली 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो है WPI प्राथमिक वस्तुएं, वह WPI जिसमें प्राइमरी गुड्स शामिल होती हैं। प्राइमरी गुड्स आप समझ ही गए होंगे, जो कच्चे माल से उत्पादित वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मान लो कि आपका दूध हो गया, या फिर मान लो किस सरसों से उत्पादित कोई, जैसे आपका तेल हो गया, वो तो आपके सेकेंडरी गुड्स हो गए, लेकिन जो सरसों है वो आपकी प्राइमरी गुड्स हो गई। तो WPI प्राथमिक वस्तुएं। दूसरा होता है इसमें WPI विनिर्मित वस्तुएं। अब जैसे मान लो आलू है आपका, वो WPI प्राथमिक वस्तुओं में काउंट किया जाएगा कि आलू की अगर कीमत बढ़ रही है होलसेल प्राइस के ऊपर, तो उसको अपन काउंट करते हैं WPI प्राथमिक वस्तुओं में। लेकिन अगर मान लो आलू से चिप्स बनती है, तो चिप्स को अपन काउंट करते हैं विनिर्मित वस्तुओं में, मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होती है उनके अंदर। एक होती है आपका, तीसरा होता है WPI ईंधन। ये जो फ्यूल वाली चीजें, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये जो चीजें हैं वो WPI ईंधन में काउंट की जाती है। और जो चौथी अंतिम चीज है वो WPI मुख्य है, जिसमें लगभग जो अन्य वस्तुएं हैं, वो जो सारी वस्तुएं हैं वो सारे WPI मुख्य में। इसमें अब ये एक चीज ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि इसमें वस्तुएं पूछ लेता है एग्जामिनर कि कौन सी भाई कौन से इंडेक्स में भाई WPI प्राथमिक वस्तुओं में कितनी वस्तुएं शामिल की गई हैं। तो इसमें आपके 117 वस्तुएं शामिल की गई हैं। WPI विनिर्मित वस्तुओं में 564 वस्तुएं शामिल की गई हैं। WPI जो ईंधन है उसमें 16 वस्तुएं शामिल की गई हैं, और इसमें आपके 697 वस्तुएं शामिल की गई हैं। किसमें? WPI मुख्य में। ये तो अपन ने WPI के बारे में पढ़ लिया कि इसके 4 प्रकार होते हैं। WPI प्राथमिक वस्तुएं, WPI विनिर्मित वस्तु है, ईंधन और मुख्य। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि प्राथमिक वस्तुओं में कि जो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया कि जैसे आलू है वो प्राथमिक वस्तुओं में काउंट किया जाएगा, आलू की अगर कीमत में बढ़ोतरी होती है। उसके अलावा आलू से बनता है चिप्स, तो वो विनिर्मित वस्तुओं में, वो मैन्युफैक्चर हुआ, आलू से मैन्युफैक्चर हुआ चिप्स, तो चिप्स की कीमत में अगर बढ़ोतरी होती है वो विनिर्मित वस्तुओं में काउंट की जाएगी। ईंधन में जैसे आपके फ्यूल वगैरह वो है, इनकी काउंट की जाएगी। और जो बाकी जो चीजें हैं या तो वो सारी की सारी WPI मुख्य में आ गई। उसके अलावा एक जो चीज, तीसरी जो चीज बचती है आपकी, वो है इसमें CPI में जो तीसरी चीज है वो है प्रकार। ये भी CPI भी 4 प्रकार का होता है। अब CPI 4 प्रकार का कौन कौन से होता है? पहला है CPI, इसको अपन बोलते हैं रूरल। दूसरा है CPI एग्रीकल्चर लेबर। तीसरा है CPI रूरल प्लस अर्बन। और जो चौथा है वो आपका CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। CPI रूरल भाई ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई चीज की, मतलब गाँव में आप रहते हो और गाँव में अगर कोई चीज आप खरीदने जाते हो मार्केट में, उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है। भाई शहर और गाँव में भी फर्क होता है। शहर में जो कीमतें अलग होती हैं वस्तुओं की या सेवाओं की, और गाँव में अलग होती हैं। मान लो कि कोई चीनी है वो शहर में अलग भाव में पड़ती है, 1-2 रुपए का अंतर रहता है आपके शहर और गाँव में। तो गाँव में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो गाँव की वस्तुओं में कितनी बढ़ोतरी होती है, उसके आधार पर तो CPI रूरल निकाला जाता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर लेबर, CPI एग्रीकल्चर लेबर का मतलब यह है कि जो खेती के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, खेती के अंदर जो मजदूर लगे हुए हैं, उनकी जो कीमतें कितनी बढ़ती हैं, एग्रीकल्चर लेबर जो है उसकी जो कीमतें कितनी बढ़ती हैं, उसके आधार पर CPI एग्रीकल्चर लेबर निकाला जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर की इंडस्ट्री के लिए जो काम करने वाले जो जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लेबर है क्लास हैं, वो लोग, उनकी जो कीमतें हैं या उनकी कीमतों का मतलब होता है कि उनकी मजदूरी दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ती है और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है महंगाई का, तो वो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के अंदर काउंट किया जाता है। और रूरल प्लस अर्बन, गाँव और शहरों का दोनों को मिलाकर के रूरल प्लस अर्बन काउंट किया जाता है। इसमें ज्यादा ये कुछ पूछने वाली चीज है नहीं। एक तो ये पूछता है कि आधार वर्ष क्या होता है, बेस ईयर। इनमें से अगर पूछ लेता है तो आधार वर्ष पूछ लेता है, और दूसरी जो चीज पूछ लेती है कि इसको जारी कौन करता है, जारीकर्ता का नाम पूछ लेता है।
अब जैसे सीपीआई रूरल है आपका, उसका आधार वर्ष होता है 1986 से लेकर के और 87, 1986-87। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का भी आधार वर्ष यही होता है 1986-87। सीपीआई जो रूरल प्लस अर्बन है इसका आधार वर्ष 2012 होता है आपका, और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष 2016 होता है, ये ध्यान रखना। सीपीआई जो रूरल है और जो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर है और इंडस्ट्रियल वर्कर है, इन तीनों को जारी करता है आपका लेबर ब्यूरो। आपकी जो लेबर मिनिस्ट्री है, जो श्रम मंत्रालय है, उस श्रम मंत्रालय के अंदर ही लेबर ब्यूरो है। ये आपके हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है, शिमला के अंदर लेबर ब्यूरो का ऑफिस है। तो लेबर ब्यूरो ऑफिस जो है आपका सीपीआई रूरल और सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। और ये जो जारी किया जाता है सीपीआई रूरल प्लस अर्बन, गांव और शहरों का मिलाकर के एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। आपके पहले जो एनएसओ और जो सीएसओ था, मतलब पहले सॉरी एनएसओ और जो सीएसओ मिलाकर के एनएसएसओ बना दिया गया सीपीआई रूरल प्लस अर्बन। तो सीपीआई रूरल प्लस अर्बन जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? एनएसएसओ के द्वारा। नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस, नई दिल्ली में ये ऑफिस है एनएसएसओ, इसके द्वारा सीपीआई रूरल प्लस अर्बन जो है जारी किया जाता है। अपन ने ये देख लिया कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के अंदर अभी 3 अंतर अपन ने देखे हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे। डब्ल्यूपीआई में अपन ये देखते हैं कि जो चौथी चीज है, एक तो ये ध्यान रखना कि डब्ल्यूपीआई केवल वस्तुओं के लिए जारी किया जाता है, केवल वस्तुओं के लिए, यानी इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। लेकिन जो सीपीआई है आपका, वो वस्तुओं के लिए भी जारी किया जाता है, वस्तुएं और सेवाएं इसमें दोनों शामिल होती हैं, वस्तुएं प्लस सेवाएं, यानी गुड्स एंड सर्विस दोनों ऐड होती हैं। अब जो सीपीआई वस्तुएं और जो सेवाएं हैं, उसमें सीपीआई में जो वस्तुएं और सेवाएं काउंट की जाती हैं और डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुएं। इसका मतलब एक बार आप ये समझना कि कोई दुकानदार गया आपका, कोई भी चीज खरीदने गया दुकानदार, तो वो केवल वस्तुएं खरीद के लाएगा होलसेल रेट पे। जबकि जो कंज्यूमर होता है, जो अपन लोग रहते हैं यहाँ पे, जो खरीदते हैं चीजें, तो वो क्या करते हैं कि वस्तुएं भी खरीदते हैं दुकानदार से, वो भी काउंट होता है महंगाई में। उसके अलावा मान लो कि सेवाओं का मतलब है कि आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपकी हॉस्पिटल की फीस बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, या मान लो भाई डॉक्टर की जो कंसल्टेशन फीस है वो बढ़ रही है, या फिर आप ट्रांसपोर्ट जो है करते हो, या जो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो सरकारी बसों में या प्राइवेट बसों में, तो वो किराया बढ़ रहा है, तो वो भी एक महंगाई में काउंट होता है। ये सारी चीजें जो काउंट होती हैं सीपीआई में। तो एक ये कह सकते हैं कि आप आम आदमी के ऊपर महंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सीपीआई एक्चुअल में बताता है, जबकि डब्ल्यूपीआई केवल और केवल वस्तुएं बताता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई चीनी और आलू या फिर मान लो कि किसी दूसरी चीज के नमक वगैरह के भाव बढ़ने से ही महंगाई आएगी। अब आप अगर बाहर जा रहे हो, मान लो कि पेट्रोल अगर डीजल की कीमत बढ़ रही है तो किराया बढ़ेगा, तो उसमें भी तो महंगाई तो हो ही रही है ना। तो ये चीजें हो गई सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, यहाँ तक अपन ने अंतर देख लिया। उसके बाद में जो पांचवा अंतर है वो ये है कि डब्ल्यूपीआई जो है वो आपका हर महीने की 15 तारीख को जारी किया जाता है, और जो सीपीआई है वो आपका हर महीने की 11 तारीख को जारी किया जाता है। डब्ल्यूपीआई 15 तारीख को जारी किया जाता है और सीपीआई जो है वो आपका हर महीने की 11 तारीख को जारी किया जाता है। जो छठवीं जो चीज है वो ये है कि 2014 से पहले जब एक कमेटी बनी थी 2014 में, उर्जित पटेल कमेटी, आरबीआई के अपने गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनकी जो चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी उर्जित पटेल कमेटी, उसके पहले उस कमेटी के रिकमेंडेशन से पहले क्या होता था कि जो महंगाई का आकलन किया जाता था, मुद्रास्फीति जो मापी जाती थी, वो मापी जाती थी आपके डब्ल्यूपीआई से। भाई कितनी महंगाई हो गई, तो डब्ल्यूपीआई जो है ये बताता है कि भाई इतनी महंगाई हो गई। तो 2014 से पहले मुद्रास्फीति मापन का यह आधार था। मुख्य आधार था।
फिर 2014 के बाद से, या आप ये कह सकते हो कि 2014 से, जब से उर्जित पटेल कमेटी ने सिफारिश दी है कि उर्जित पटेल कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी, भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि केवल वस्तुएं जिस इंडेक्स में शामिल हैं डब्ल्यूपीआई में और दुकानदार जो खरीदते हैं उसी से आप महंगाई कैसे माप सकते हो? भाई आम आदमी के ऊपर महंगाई का जो प्रभाव पड़ता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वस्तुएं और सेवाएं इसमें सीपीआई में दोनों होती हैं, तो इसलिए सीपीआई को महंगाई मापन का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, मुद्रास्फीति मापन का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। ये उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश थी। तो 2014 के बाद से जो है वो सीपीआई को मुद्रास्फीति मापन का मुख्य आधार बनाया गया। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया भाई डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या अंतर है। और उसके बाद में एक नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, मतलब इसी में कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि एक तो अपन ने दो इंडेक्स तो बात कर ली, डब्ल्यूपीआई की और सीपीआई की, फिर 2-3 इंडेक्स हो रहे हैं, जैसे पीपीआई हो गया आपका, सीआईआई हो गया और रेजिडेक्स हो गया। तो उन इंडेक्स की बात कर लेते हैं लगे हाथ भाई। ये दो इंडेक्स तो पढ़ ही लिए। मुद्रास्फीति मापन में दो ही इंडेक्स जो है वो देखे जाते हैं, बाकी जो अपन बात करेंगे वो अन्य इंडेक्स हैं, उनका मुद्रास्फीति मापन से कोई ऐसे खास लगाव है नहीं। साथ में अपन ये पढ़ रहे हैं तो मुद्रास्फीति मापन में वो भी देख लेते हैं। एक आपका होता है पीपीआई। पीपीआई क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक इसको अपन बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। अब एक चीज आप यहां पे ध्यान देना है कि प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो चीजें बेचता है, पहले बनाता है और उसके बाद में बेचता है, तो ये जो है वो मेनली विक्रेता के आधार पर इसको देखा जाता है। पीपीआई जो है किसके आधार पर तैयार किया जाता है? तो आपको सबसे पहले इसके नाम से पता लग रहा हो, उत्पादक के आधार पर यानी विक्रेता के आधार पर ये तैयार किया जाता है। तो दूसरी चीज हो गई विक्रेता के आधार पर तैयार। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पीपीआई है क्या, इसको कैसे बनाया जाता है? तो ये ऐसे बनाया जाता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड में, मान लो कि 1 साल का एक टाइम पीरियड हो गया, फिक्स टाइम पीरियड हो गया, उस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर की वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, जो उनकी जो सेलिंग प्राइस है, उसमें कितना अंतर आया है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसी को अपन पीपीआई में देखते हैं। भाई एक निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है जो परिवर्तन है उसी को अपन पीपीआई में देखते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में। तो अभी तक अपने बात कर ली डब्ल्यूपीआई सीपीआई के अलावा पीपीआई की। उसके बाद में जो तीसरी जो चीज है वो आपका है एक रेजिडेक्स। इसको एक बार थोड़ा सा इंडेक्स को ऐसे तोड़ना कि रेजिडेंस और इंडेक्स, इन दोनों को, दो चीजों को मिलाकर के ये बना है रेजिडेंस प्लस इंडेक्स। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, अगर अपन किसी जगह रह रहे हैं तो वो आपका रेजिडेंस हो गया। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि रेजिडेक्स जारी कौन करता है? तो इस रेजिडेक्स को जारी करता है नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। 1988 में एनएचबी की स्थापना हुई थी। और जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये काम क्या करता है आपको ये बता दो। जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, जो बैंक है अपने जितने भी प्रकार के अनुसूचित या शेड्यूल बैंक हैं या आरआरबी हैं, उनको पैसा देता है कौन? नेशनल हाउसिंग बैंक। कि आप ये जो पैसा है वो उन लोगों को दीजिए जिनको मकान बनाने के लिए लोन की जरूरत है। भाई आप उन लोगों को लोन दीजिए जिनको होम लोन की जरूरत है। तो जो होम लोन अपन लेने जाते हैं बैंक से, बैंक को पैसा कौन देता है? तो नेशनल हाउसिंग बैंक देता है एक तरीके से। तो होम लोन के लिए एक सुपीरियर अथॉरिटी कौन सी है? नेशनल हाउसिंग बैंक। तो एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो रेजिडेक्स जारी करता है। इसका बेस ईयर, पहली बात तो ये हो गई कि जारी कौन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक इसको जारी करता है। दूसरा है कि इसका बेस ईयर कब से कब होता है? 2010 से 11।
आप ये बेस ईयर जो है वो ध्यान रखना, बहुत सारी एग्जाम में ये आधार वर्ष पूछ लिया जाता है कि कौन से इंडेक्स का कौन सा आधार वर्ष है। जैसे अपन ने सीपीआई में भी अलग अलग पढ़ा, सीपीआई रूरल में पढ़ा था अपन ने कि 1986-87, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर में 86-87, फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी उसकी सीपीआई आपका इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो 2016 बेस ईयर पे, और सीपीआई जो रूरल प्लस अर्बन वाला है 2012 बेस ईयर पे, जबकि डब्ल्यूपीआई जो है पूरा का पूरा ऑल ओवर 2011-12 के बेस ईयर पे निकाला जाता है। लेकिन जो रेजिडेक्स है वो 2010-11 के, 2011-12 नहीं 2010-11 के बेस पे रेजिडेक्स निकाला जाता है। और एनएचबी ये भाई प्रॉपर्टी में, या ये मान लो कि आप जो अपन जितने भी मकान खरीदते हैं और जो प्लॉट खरीदते हैं उनकी जो कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसको देखने के लिए रेजिडेक्स जारी किया जाता है हर साल। तो उसके बाद में एक इंडेक्स हो रहा था आपका CII, इसको वैसे अपन बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, लागत स्फीति सूचकांक। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं लागत स्फीति सूचकांक और इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसको जारी कौन करता है, तो उसको इनकम टैक्स जारी करता है आईटी, आयकर विभाग जो है आपका आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है CII। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें देखा क्या जाता है CII में कि जो टैक्सेशन में जो बढ़ोतरी हो रही है, भाई इनकम टैक्स क्या करता है कि टैक्स इंपोज करता है जिन लोगों का आय एक निश्चित सीमा से ऊपर है। तो टैक्सेशन में बढ़ोतरी के आधार पर या फिर बहुत लंबे टाइम पे दीर्घकालीन अवधि के अंदर जो लोग जितना लाभ कमा रहे हैं उसके आधार पर ये CII जारी किया जाता है, लागत स्फीति सूचकांक जारी किया जाता है इनकम टैक्स के द्वारा। तो करारोपण में बढ़ोतरी हो गई, या फिर मान लो कि दीर्घकालीन अवधि के लिए लाभ ज्यादा जो कमा रहे हैं वो। तो अपन ने अभी तक बात कर ली मुद्रास्फीति का मापन जो है उसके लिए दो इंडेक्स जारी किए जाते हैं आपका CPI और WPI। मुद्रास्फीति मापन के लिए दो इंडेक्स जारी किए जाते हैं WPI और CPI। उसके बाद में अपन ने बात कर ली PPI की प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसके बाद में अपन ने बात कर ली रेजिडेक्स की जो NHB जारी करता है, उसके बाद में अपन ने CII की बात कर ली जो आपका IT डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी कर देता है। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ लेंगे कि मुद्रास्फीति जो है वो या महंगाई जो है किन कारणों से उत्पन्न होती है और महंगाई को नियंत्रित करने के कौन से उपाय हैं या फिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इतना लेक्चर जो है वो इतना इत्मीनान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।